नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। पहले आप एक फिल्म देख लीजिए। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। आप सब जानते हैं कि दशकों से कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी का रहा है और उसमें भी मुसलमान। इस वोट बैंक को उन्होंने बहुत पाला पोसा है। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है। देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है, यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? हिंदुओं को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है कांग्रेस। पिछले 20 दिनों से यही फिल्म चल रही है। 10 साल से विश्वगुरु का रसगुल्ला बट रहा था। रुपए को डॉलर की बराबरी पर खड़ा कर दिया गया था। आंखें लाल और सीना 56 इंच का कर दिया गया था। और जब चुनाव आया तो यह बासी रायता 20 दिनों से बंट रहा है। इसी बासी रायते पर एएनआई वाली स्मिता प्रकाश इस कदर फिदा हैं कि पूछो मत, बल्कि उल्टा वही पूछ रही हैं, कौन मोदी जी के मुकाबले? है कौन विपक्ष में जो इस बासी रायते का मुकाबला कर सके? है कोई जो इनकी तरह 10 साल राज करने के बाद फिर से काट के हांडी को चूल्हे पर चढ़ा सके? मोदी जल्लाद, मोदी खराब, मोदी सब कुछ खराब। ये बीजेपी से खराब चीज है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है? मोदी जल्लाद, मोदी खराब, मोदी सब कुछ खराब। ये बीजेपी से खराब चीज है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है? नहीं, मेरे को नाम दो। पहले नाम बता रहा हूं मैं। फर्स्ट हु? I'm coming there. I'm coming. It's मोदी और हु। So मोदी और कौन? और जब सामने से जवाब आया कि मोदी बनाम संविधान है, तब स्मिता जी को वैसा ही अचरज हुआ जैसा कभी अनारकली को सलीम की बेगम बनते देख बादशाह अकबर को हुआ था। मोदी और who? It's मोदी और Constitution of India. Simple. It is the Constitution of India that out there. Absolutely. You'll rule by the book. Let me complete. संविधान का नाम सुनकर न जाने क्यों स्मिता जी इतना चुनराने लगी। इसी देश में 14 साल खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज करने की अद्भुत अलौकिक कहानी सुनाई जाती है। पीढ़ियां उस कहानी से प्रेरित प्राणित होती आई हैं। यह उन्हीं प्रभु राम जी की कहानी है जिसकी पीठ पर मोदी जी सवार रहते हैं। स्मिता जी राम जी से थोड़ा सीख तो ले ही सकती हैं। बहरहाल बात ये चल रही है कि मोदी जी एकदम से डिरेल हो गए हैं। विकास की ब्रॉडगेज छोड़कर सांप्रदायिकता की लूप लाइन में घुस गए हैं। भाषा बुरी तरह बिगड़ गई है, मानो प्रधानमंत्री नहीं गांव का प्रधान बोल रहा हो। यह भला प्रधानमंत्री जी की भाषा हुई? हमारे वर्जन को मानने को तैयार नहीं है और खुद कहते हैं कि बताओ हमारे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है। ऐसे दोगलापन नहीं चल सकता है जी। ऐसे दोगलापन नहीं चल सकता है जी। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। यहां तक तो फिर भी झेला जा सकता है, लेकिन बेमतलब इसी में लोग माँ बहन पर उतारू हो जा रहे हैं। जैसे श्रीमान वैसे शागिर्द। किसी को माँ का दूध याद आ रहा है तो किसी को नानी का दम। जब मोदी जैसा चौकीदार हो, इसने अपनी माँ का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा सकते।
चुनावी झगड़े में माँ बहन दादी नानी को घसीटना बेहद गैर मुनासिब और गैर जरूरी है। मर्दों को अपनी लड़ाई अपने तक ही सीमित रखना सीख लेना चाहिए। हमेशा यही होता है कि मर्द अपनी नाक की लड़ाई में जबरन उन महिलाओं को घसीट लाते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना तक नहीं होता। एक बार फिर से स्मिता प्रकाश जी पर लौटते हैं। हम बीच बीच में लौटते रहेंगे। जब स्मिता जी अपना सिर झकझोर कर पूछती हैं, मोदी के सामने कौन? मोदी जल्लाद, मोदी खराब, मोदी सब कुछ खराब। ये बीजेपी से खराब चीज है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, नहीं मेरे को नाम दो। इट्स मोदी और हु। सो मोदी और कौन? ऐसे वक्त में उनका कमिटमेंट देखते ही बनता है। मोदी जी के मुकाबिल कौन पूछते वक्त ऐसा नहीं लगता कि देश के बड़े मीडिया संस्थान की कोई एडिटर बोल रही हैं। मैं प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान जानबूझकर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि प्रतिष्ठा का मामला डिस्प्यूट में चल रहा है। ऐसा लगता है कि इन चुनावों में भाजपा नेताओं से ज्यादा जोर स्मिता जी और एएनआई वाले लगा रहे हैं। भाजपा के नेता ये बात कहें तो समझ में आती है कि मोदी जी के सामने कौन, लेकिन जब एक पत्रकार, एक एडिटर ये पूछे कि मोदी जी के बरक्स कौन, तब वो भारत के 75 साल पुराने लोकतंत्र, 5000 साल पुरानी सभ्यता और इसकी 140 करोड़ जनता का अपमान कर रही होती हैं। वो इस देश की मेधा, दूरदर्शिता, काबिलियत, क्षमता और हजारों साल से खुद को कायम रखने की जिजीविशा का माहौल उड़ा रही होती हैं, और वो अपनी समझबूझ का मुजाहिरा तो कर ही रही होती हैं। स्मिता जी जैसी ही एक जमात नेहरू जी के दौर में भी हुआ करती थी, जिसका सुबह शाम एक ही जुमला था, नेहरू के सामने या उनके बाद कौन। इंदिरा को भी इंडिया बताने वाले लोग थे। इसलिए जब स्मिता जी ये सवाल पूछती हैं कि मोदी के सामने कौन, तब वो जाने अनजाने ही जी हुजूर दरबारियों की जमात में शामिल हो जाती हैं। उदाहरणों से बात अगर आसानी से समझ आती है तो साल 2004 का जिक्र किया जा सकता है। मनमोहन सिंह कहीं भी सीट में नहीं थे, लेकिन अगले 10 साल उन्होंने देश का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। देश के राजनीतिक मानचित्र को ध्यान में रखकर अगर बात करें तो बात और स्पष्ट होगी। मोदी जी उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी देश के 11 राज्यों में सरकार नहीं है। बिहार, महाराष्ट्र जैसे 2 बड़े राज्यों में वह आज तक अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अगर आप मीडिया, खासकर हिंदी और उत्तर भारत के मीडिया के भरोसे चल रहे हैं तो आपको यही बताया जाएगा कि यहाँ तो कोई विकल्प ही नहीं है। और यह सारा दंभ सिर्फ इस भरोसे है कि मोदी जी कुछ चुनिंदा राज्यों से बहुमत भर सीटें जुगाड़ लेते हैं। इसलिए देश के बाकी राज्यों, वहाँ के नेताओं, वहाँ के राजनीतिक विचारों और वहाँ की जनता को स्मिता जी हवा में उड़ा देती हैं। कहाँ से यह भरोसा और समझ पैदा होती है? उस नेता को आप अपरिहार्य घोषित कर रही हैं जिसकी देश के लगभग आधे हिस्से में स्वीकार्यता ही नहीं है, और जब प्रधानमंत्री सामने होते हैं तब आप ये सब पूछती हैं। क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? कि स्पीचेस में कहते हैं अभी जो ट्रेलर है मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी। हमारे कैमरा टीम जहाँ भी जाते हैं वो सब यही कहते हैं कि जो मतदाता हो या कैंडिडेट हो वो सब यही बात करते हैं, मोदी पर भरोसा। आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब कोई नहीं होता तब परिस्थितियाँ नेता पैदा कर देती हैं, पर भारत की राजनीतिक जमीन अभी उतनी ऊसर बंजर नहीं हुई है। आप ये मत सोचने लगिए कि बासी रायता मोदी जी फैला रहे हैं और लेक्चर स्मिता जी को दिया जा रहा है। फिर चुनाव आयोग क्या करेगा? अब मैं फिर से चुनाव आयोग की भूमिका आदर्श आचार संहिता पर कोई लेक्चरबाजी करने से रहा, क्योंकि आयोग ने 4 चरणों के दौरान कई तरीके से यह बात समझाने की कोशिश की है कि कुछ चीज़ों की उम्मीद कतई नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही एक उम्मीद है प्रधानमंत्री से आचार संहिता के पालन की उम्मीद, और साथ में चुनाव आयोग से उस पर कार्रवाई की उम्मीद। ये आप ही हैं जो अनायास उससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ऐसी ही एक उम्मीद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और पत्रकारिता के दीगर इदारों ने भी चुनाव आयोग से लगा ली है। हमारी मांग है कि चुनाव आयोग आगे से हर चरण के बाद प्रेस वार्ता करे। हम मांग करते हैं कि मतों की कुल संख्या समेत पूरे मतदान का डाटा वोटिंग के अगले दिन ही जारी किया जाए। अंतिम प्रतिशत के आंकड़े देने में भी पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाए, जिससे कि मतदाताओं का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास कायम हो सके। 2019 के लोकसभा चुनाव तक यह परंपरा थी कि हर फेज के मतदान के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनुमानित मतदान की जानकारी देता था और 24 घंटे के अंदर फाइनल मतदान का आंकड़ा जारी कर देता था। लेकिन इस बार आयोग ने इस परंपरा की बत्ती गुल कर दी। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद आयोग ने अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया। बड़ी हील, हुज्जत
और थुक्का फजीहत के बाद उसने 30 अप्रैल को पहले और दूसरे चरण के आंकड़े जारी किए। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी कतरा रहा है। कांग्रेस का यह कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 19 अप्रैल को देश में पहले चरण का मतदान हो गया है, जबकि उसका फाइनल डेटा कि कितने लोगों ने वोट डाला है, कितना वोटिंग टर्नआउट है, उसका डेटा जारी करने में चुनाव आयोग को 11 दिन का समय लग गया। दूसरे चरण का मतदान देश के अंदर 26 अप्रैल को हो गया है, उसका डेटा भी जारी करने में 3-4 दिन का समय चुनाव आयोग को लग गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में तो आप आयोग को यह छूट दे सकते हैं कि शायद प्रधानमंत्री जी का असर है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कोई यकीन नहीं रहा। लेकिन स्थापित परंपराओं से आयोग का भटकाव किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया में लोगों के भरोसे को मजबूत नहीं करता। लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, उधर मोदी जी हर मंच से आचार संहिता की धज्जी उड़ा रहे हैं। उनकी उम्मीदें सिर्फ मुसलमानों से बची हैं, लिहाजा जमकर वो उन्हें याद कर रहे हैं। 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की संख्या 7.8%, करीब 8% कम हुई है, जबकि माइनॉरिटी की 43% बढ़ी है। इसमें गलत क्या है उस पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जो दावा मोदी जी कर रहे हैं उसे हुड़क-चुल्लू एंकराएं बिना जांचे परखे फैलाने में लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह कही गई कि 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की पॉपुलेशन में करीब 8% की गिरावट आई है। वहीं मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 44% बढ़ गई है। 65 वर्षों में भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% कम हुई, यानी हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% कम हुई और मुसलमानों की हिस्सेदारी इन्हीं 65 वर्षों में 43.15% बढ़ गई। 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% मुस्लिम आबादी, हिंदू आबादी का आंकड़ा में अभी स्क्रीन पर आएगा, मुस्लिम आबादी 9.84% थी, ये आ गया। कितनी बढ़ गई? 14 हो गई, 14.9% हो गई। कैलकुलेट करिएगा, ये 43% का जंप है, 43%। 65 साल में हिंदुओं की आबादी लगभग 8% कम हो गई है, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी में 43% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मोदी जी और दरबारी घोघा बसंतों ने मुसलमानों की जो कढ़ाई चढ़ाई है उसमें एक बड़ी चतुराई है। यह कहना कि मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ी है और बाकी धर्मों की आबादी घटी है, दरअसल आंकड़ों के साथ हेराफेरी है। यह तथ्यों की गलत व्याख्या और मिसलीडिंग भी है। मुसलमानों की जनसंख्या का आंकड़ा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने जारी किया है। इसमें शमिका रवि, अब्राहम जोस और अपूर्व मिश्रा शामिल हैं। अब आप चालाकी को समझ लीजिए। मुसलमानों की आबादी को यह पत्र दूसरे पैमाने से बता रहा है और बाकियों का दूसरे पैमाने से। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एक बयान के जरिए मुसलमानों और बाकी धर्मों के लिए इस्तेमाल हुए अलग अलग पैमानों पर अपनी चिंता जताई है। यह पत्र और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी 1950 से 2015 के बीच 43% बढ़ी है। यह बात सिर्फ मुस्लिम आबादी के संदर्भ में है, यानी 1950 में अगर देश में मुसलमानों की संख्या 100 थी तो अब वह 143 हो गए हैं। लेकिन यही रिपोर्ट हिंदुओं और बाकी धर्मों के हवाले से कहती है कि कुल आबादी में हिंदू 78% हैं, या 1950 के मुकाबले लगभग 7% कम हो गई है। यानी मुसलमानों का आंकड़ा दूसरे पैमाने से बताया जा रहा है और हिंदुओं का आंकड़ा दूसरे पैमाने से। अगर एक ही पैमाने पर बात की जाए तो 1950 में 10% के मुकाबले मुस्लिम आबादी आज 14% है, यानी करीब 4% का इजाफा है। जिस चतुराई से मुसलमानों की आबादी में 43% का इजाफा प्रधानमंत्री बता रहे हैं, अगर उसी पैमाने पर बौद्धों की आबादी का आकलन करें तो यह 1520% तक बढ़ी है। अब प्रतिशत में यह बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन वास्तविक संख्या में यह बहुत कम है। तो आप समझ ही सकते हैं कि बौद्ध मुसलमानों की तरह न तो चुनावों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं, न वोट दिलवा सकते हैं और न ही चुनाव जितवा सकते हैं। यह काम सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं। इसीलिए चालाकी से मुसलमानों के आंकड़े के साथ खेल हो रहा है। जनसंख्या और डेमोग्राफी के जटिल रिश्ते को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया ऐतिहासिक रूप से उच्च प्रजनन दर वाले इलाकों में शुमार रहे हैं। इनमें भी मुस्लिमों में खास तौर पर ऊंची प्रजनन दर रही है, लेकिन बीते 30 सालों में तस्वीर बदल गई है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों ने आबादी को रोकने में उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है। भारत में भी मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे ऊंची रही है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के उपायों से हालात तेजी से बदले हैं। 1992 से 2019 के बीच मुसलमान और हिंदुओं की कुल प्रजनन दर देखिए।
1992 में एक मुस्लिम महिला औसतन 4.4 बच्चे पैदा करती थी, जबकि एक हिंदू महिला औसतन 3.3 बच्चे पैदा करती थी। 2019 में मुस्लिम महिलाओं की औसत बच्चे पैदा करने की दर 2.4 रह गई, जबकि हिंदू महिला की औसत बच्चे पैदा करने की दर 1.9 आ गई। इन 3 दशकों में गिरावट की दर देखें तो मुसलमानों की प्रजनन दर में कुल 2% की कमी आई है। यह सभी धार्मिक समूहों में सबसे तेज गिरावट है, जबकि हिंदुओं की प्रजनन दर में 1.4% की गिरावट आई है। इसे आबादी के रिप्लेसेबल रेट के नजरिए से समझें तो प्रधानमंत्री, हुड़कचुल्लू एंकराएं और दक्षिणपंथी समूहों के 1 सदी पुराने उस प्रोपेगेंडा की पोल खुल जाती है कि हिंदू खत्म हो जाएगा। दुनिया में रिप्लेसेबल रेट 2.1 है, यानी जब प्रजनन की यह दर रहेगी तब आबादी स्थिर हो जाएगी। इस हिसाब से भारत की मौजूदा प्रजनन दर 2 है, जो कि स्थिरांक के नीचे है। अब बात आती है मुस्लिम आबादी की। इसके बारे में तमाम सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं का अनुमान है कि यह अगले 1 दशक के भीतर प्रजनन की दर रिप्लेसेबल रेट 2.1 के नीचे आ जाएगी और हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा। तो चुनावों से पहले यह जो मुसलमानों का डर दिखाकर चुनाव जीतने और वोट पाने की मंशा है, उससे सावधान रहें। मोदी और मीडिया के तमाम दावों का स्रोत है 2011 की जनगणना के आंकड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जनगणना में धर्म के साथ साथ जातिवार जनगणना के आंकड़े भी जुटाए गए थे। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई। उन्होंने साल भर के भीतर धार्मिक जनगणना का आंकड़ा तो धड़ल्ले से जारी कर दिया, लेकिन जातिगत जनगणना के आंकड़ों को यह कहकर छुपा लिया कि वो सही नहीं है, वो गलत हैं। सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इंतजार हो रहा था कि इतने साल बाद जाति आधारित जनगणना हुई तो आंकड़े जारी किए जाएंगे, लेकिन सरकार ने सिर्फ सामाजिक और आर्थिक जनगणना के आंकड़े ही जारी किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए। जाहिर है मुसलमानों के आंकड़े जारी करने से सियासी फायदा मिलना था और जातिगत आंकड़ों को छिपाने में सियासी फायदा था। इनके जारी होने की स्थिति में हिंदुत्व की लार्जर छतरी में छेद हो सकता है। खैर, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ वह भी जान लीजिए। राहुल गांधी इन दिनों चुनावों में सामाजिक न्याय, भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था से पैदा हुई असमानता को बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका वादा है कि अगर सरकार में आए तो जातिगत जनगणना करवाकर पिछड़ों वंचितों का वाजिब हक दिलवाएंगे। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो बारंबार कह रहे हैं कि वो दलितों और पिछड़ों का हक किसी कीमत पर मुसलमानों को नहीं लेने देंगे। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। दोनों की बातों से आपका दिमाग चकरा सकता है। इस चक्कर से निकलने का सीधा उपाय बताता हूं। अगर वंचितों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों के प्रति मोदी जी वास्तव में ईमानदार हैं तो बड़ी आसानी से राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के दावे की हवा निकाल सकते हैं। उन्हें बस इतना करना है कि 2011 की जनगणना में जो जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे उसे जारी कर देना है। वो ये वादा भी कर सकते हैं कि अगर सत्ता में वापस आए तो उन आंकड़ों से जो तस्वीर बनेगी उसके आधार पर नीतियां बनेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ये सब नहीं कह रहे। वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो प्रधानमंत्री को नहीं बोलनी चाहिए। जन्म के आधार पर अन्याय हुआ तो उसका प्रायश्चित करना जरूरी था। जन्म के आधार पर अन्याय हुआ तो उसका प्रायश्चित करना जरूरी था। चित भी मेरी, पट भी मेरी। खैर, 23 दिन के लिए चुनावी माहौल में मसालेदार तड़का लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। उम्मीद के मुताबिक पहले ही दिन उन्होंने चुनावी रंग को चकाचक कर दिया। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं
मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दो बातें कही। इसमें से पहली वाली बात, मोदी जी 2025 में रिटायर हो जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इस बात का बचाव करने और स्पष्टीकरण देने के लिए खुद अमित शाह मैदान में उतरे। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन योगी जी को पैदल करने वाली बात पर न तो अमित शाह, न मोदी जी, न नड्डा जी, न ही किसी अन्य नेता ने एक भी शब्द खर्च किया। तो क्या अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो बात सत्य है? क्या सचमुच लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से पैदल कर दिया जाएगा? पता नहीं मोदी जी के पेट में जाने क्या चल रहा है, ये तो वही जाने। बेचारे योगी जी इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी के किसी भी नेता ने उनके समर्थन में एक शब्द नहीं बोला। पता नहीं हमारे उत्तर प्रदेश का क्या होगा। गजब बेइज्जती है। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का। इस हफ्ते की रिपोर्ट डिकोडर नाम के यूट्यूब चैनल से है। देश में चुनावी विश्लेषण के पुरोधा और एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय एक नया मंच लेकर आए हैं, डिकोडर। चुनाव रिपोर्टिंग और विश्लेषण से जुड़ी उनकी विशिष्ट शैली के अतिरिक्त डिकोडर पर आप उन्हें पहली बार हाथ में माइक लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते देख सकते हैं। पत्रकारों और पत्रकारिता के लिए यह एक सुखद अनुभव है। इस इलेक्शन में कौन जीत रहा? इस इलेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी जाएगा। इलेक्शन में सर मोदी, बीजेपी। इस समय तो मोदी जा रहा है। बीजेपी जीतेगा, उसके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, किसी के हिम्मत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी भी बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं, मतलब उनकी बातों में मुद्दे नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल देश को बीजेपी की ही जरूरत है। इस इलेक्शन में कौन आगे चल रहा है? आगे सही नहीं बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे। सही बात मत बोलो, नहीं मोदी अंदर कर देगा। सही बोलेगा मोदी अंदर कर देगा। अभी केजरीवाल को किया, हमको भी कर देगा ना, ये बोल देना मोदी भी अंदर कर देगा हमको। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।